आज हम लोग क्वेश्चंस को तैयारी करेंगे, लेकिन उससे पहले जुगाड़ नंबर 3 में कुछ पॉइंट और इंक्लूड कर देना है। ठीक है। आज का जो जुगाड़ नंबर 3 जो थर्मोडायनेमिक्स का दिया गया था, उसमें थोड़ा बहुत पॉइंट और इंक्लूड कर लेना है। बात समझ रहे हो? आज का लेक्चर क्वेश्चन से शुरुआत होना चाहिए था, लेकिन क्वेश्चन से पहले थोड़ा सा पॉइंट और दिमाग में रख लो। ये भी एक प्रकार का जुगाड़ है, जुगाड़ नंबर 3 के अंतर्गत ही रखोगे। ठीक है। देखो, समझना, ये इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग समझते हैं। जब कोई सॉलिड मटेरियल है, सब्सटेंस है, उसको तुम डिजॉल्व कर रहे हो किसी लिक्विड में, जनरली कोई आयोनिक कंपाउंड वाटर में डिजॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वो घुल रहा है, एक सॉल्यूशन बना रहा है, तो उसमें जो इंथैल्पी चेंज आ रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एक मोल सब्सटेंस को डिजॉल्व करने के लिए जितना, मतलब स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होना चाहिए, कोई खास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जैसे 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर, जितना में भी तुम कर रहे हो, उसमें जो भी उसको डिजॉल्व करने के लिए जितना हीट चेंज करेगा, या तो लगेगा या तो रिलीज करेगा, जो भी करेगा, जितना अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा चेंज करेगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात को समझो, हम क्या बात किए? हम बात किए एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन का। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को डिजॉल्व होने के लिए वाटर में, अगर आयोनिक कंपाउंड है तो वाटर में, ठीक है, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करेगा, हीट एनर्जी तुम्हारा चेंज होगा, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉन्ड। ये तुम्हारा क्या? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है? बहुत बढ़िया तरीके से रख लेना है। अगर इसको कैलकुलेट करना है चाहते हो, तो कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2 स्टेप यूज करते हैं। और ये 2 स्टेप क्या है? तो अगर आयोनिक कंपाउंड का आयोनिक कंपाउंड है और वो वाटर में डिसॉल्व की हो, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 2 स्टेप यूज करते हैं। पहला बात ये कि डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू फ्री आयन। सबसे पहले हम लोग हीट एनर्जी उसका कैलकुलेट करते हैं कि सबसे पहले क्या होता है? एक आयोनिक कंपाउंड डिसोसिएट करता है, डिसोसिएशन ऑफ आयोनिक सॉलिड इनटू फ्री आयंस। वो डिसोसिएट करके टूट टूट के आयंस बन गया। जैसे मान लो अगर ये NaCl है, और NaCl में सबसे पहले वो अमाउंट ऑफ एनर्जी तुमको देना पड़ेगा। देखो, ये तुम्हारा रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में तुमको एनर्जी देना पड़ता है। इसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलते हैं। जब कोई सॉलिड सब्सटेंस को हम लोग गैसियस स्टेट में भेज रहे हैं, सिर्फ गैसियस स्टेट में, मतलब फ्री आयंस में भेज रहे हैं, ये Na प्लस और मतलब Na और Cl, बात समझ रहे हो? दिस वन इज Na प्लस और Cl माइनस, ये भी गैसियस स्टेट, ये भी गैसियस स्टेट। तो ये जो तुम्हारा कहानी होगा, ये जो डिसोसिएट किया पहला, सॉलिड से गैस में बदला, प्लस और माइनस, इसको हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी। क्या बोलते हैं बताओ? लैटिस एनर्जी। ये बात को दिमाग में रखना। व्हाट डू यू मीन बाय लैटिस एनर्जी? तो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट a solid substance, ionic substance into ions, free ions। बात समझा? गैसियस फ्री आयंस, उसको हम क्या बोल रहे हैं? लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। ये बात को दिमाग में रखना। ये पहला पॉइंट होता है हम लोग को एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। दूसरा बात क्या है? हाइड्रेशन ऑफ फ्री आयंस। हाइड्रेशन ऑफ फ्री आयंस। अब मान लो कि सबसे पहले सॉलिड था, वो आयंस में टूट गया, वो गैसियस आयन में टूट गया। अब वो आयन को हाइड्रेशन होता है, वो आयन का हाइड्रेशन मतलब वाटर उसके चारों बगल हाइड्रेट कर लेता है, वाटर डिजॉल्व करता है उसको। समझ रहे बात? तो वाटर अगर डिजॉल्व करेगा तो उसमें एनर्जी क्या करता है? रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस। बात को समझो। लैटिस एनर्जी मतलब तोड़ने के लिए, सॉलिड से गैसियस बनाने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड हो रहा है, लेकिन जब गैसियस तुमको बन गया है, उसमें लिक्विड डिजॉल्व कर रहे हो, वाटर डिजॉल्व कर रहे हो, तो रिलीज कर रहा है। तो जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज करेगा, उसको हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी सॉलिड सब्सटेंस रिक्वायर्ड करेगा डिसोसिएट करने के लिए आयंस में, उसको हम लोग लैटिस एनर्जी बोलेंगे। आयोनिक सॉलिड अगर गैसियस आयंस में बदलने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड करता है, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एनर्जी बोलते हैं। कोई दिक्कत? तो ये बात को थोड़ा सा दिमाग में तुमको रख लेना है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों? ये थोड़ा ध्यान दो। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा क्या हो गया?
तो लैटिस एनर्जी और प्लस तुम्हारा क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, कोई दिक्कत? ये एकदम खोपड़ी में दिमाग में रखोगे, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा के रखोगे कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी और क्या हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी। बात समझ में आ गया? इसका एग्जांपल्स थोड़ा देख लेते हैं। अगर मान लो 1 मोल NaCl सॉलिड है, उसका जो लैटिस एनर्जी है, लैटिस एनर्जी मतलब NaCl सॉलिड को तोड़ के गैसियस मॉलिक्यूल, गैसियस आयंस बनाने के लिए उसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है वो 788 किलो जूल लगता है। बात समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी अगर यदि प्लस और माइनस आयन बन चुका है तो उसको वाटर में डिजोल्व करने के लिए जो रिलीज करता है, जब डिजोल्व होता है रिलीज करता है -784 किलो जूल। बात समझ रहे हो? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बताओ? तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या देगा, लैटिस एनर्जी, लैटिस एनर्जी और तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी तुम्हारा दे रखा है, हाइड्रेशन एनर्जी दे रखा है, यहां तुमको प्लस करना है, तो ये तो माइनस में है इसलिए, तो कितना टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन का कितना एंथैल्पी हो जाएगा बताओ, +4 किलो जूल पर मोल। 1 मोल NaCl को डिजोल्व करने के लिए तुमको कितना एनर्जी खपत करना पड़ेगा, मात्र 4 किलो जूल पर मोल। क्यों खपत करना पड़ा मात्र 4 किलो जूल? इसलिए क्योंकि उसमें लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों कंबाइन कर रहा है, और लैटिस एनर्जी तुम्हारा क्या करता है, एनर्जी रिक्वायर्ड करता है। तब ये लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड किया सॉलिड से आयंस में तोड़ने के लिए, लेकिन वही हाइड्रेशन एनर्जी फिर रिलीज कर देता है। तो इधर रिक्वायर्ड करता मतलब तुम्हारे से लेता है और फिर तुमको दे देता है, लेकिन लेता ज्यादा है और देता कम है। अगर ऐसा हुआ सिचुएशन तो प्लस में आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा। और अगर यदि लेगा ज्यादा देगा कम तो पॉजिटिव, अगर लेगा कम और देगा ज्यादा तो नेगेटिव। बात समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये तुम्हारा था एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जल्दी फटाफट इसको नोट कर लोगे। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अगर फिर से एक बार रिवीट कराएं तो क्या है बताओ? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा क्या है, 1 मोल कोई भी आयोनिक सब्सटेंस को वाटर में डिसॉल्व करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करता हो उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। लेकिन अमाउंट तुम्हारा जो होना चाहिए वाटर का, सॉल्वेंट का, वो फिक्स होना चाहिए। कोई खास अमाउंट पर डिसॉल्व करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करेगा उसी को हम लोग एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे। कहानी समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलो ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या हो गया कि एक आयोनिक कंपाउंड को अगर यदि वो डिसॉल्व हो रहा है किसी में तो 2 स्टेप में कैलकुलेट होता है उसका सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। पहला कि वो सॉलिड सब्सटेंस जो था वो डिसोसिएट करके आयंस बनता है, गैसियस आयन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। उसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसमें एनर्जी क्या होता है, रिक्वायर्ड होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। बात समझ रहे हो? और वही तुम्हारा आयंस जो है वो तुम्हारा फिर क्या करता है, हाइड्रेट करता है, वाटर के साथ डिसॉल्व होता है, उसमें एनर्जी रिलीज करता है। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया वो हाइड्रेशन एनर्जी, और जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड किया सॉलिड के लिए, सॉलिड टूट के गैस बनने के लिए, उसको हम लोग बोल देंगे लैटिस एनर्जी। बात समझ में आ गया? तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना, दोनों को जोड़ देंगे तो वो सॉल्यूशन का एंथैल्पी हो गया। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी और तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी। ये कहानी समझ में आया? दिस वन इज एग्जांपल। जल्दी फोटो छाप लो। उसके बाद हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा लैटिस एनर्जी का चर्चा किए हैं तो उसको और डिटेल में करते हैं। छाप लिया, छाप लिया, छाप लिया। चलो ठीक। नेक्स्ट इसी में इंक्लूड कर लोगे बच्चों, हम लोग लैटिस एनर्जी का चर्चा कर रहे थे, और लैटिस एनर्जी और उसका कैलकुलेशन कैसे होता है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लैटिस एनर्जी हम तुमको बता दिए। लैटिस एनर्जी कुछ नहीं है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट इनटू आयंस, मतलब एक आयोनिक कंपाउंड को आयंस में बदलने का जो एनर्जी रिक्वायर्ड कर रहा है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। इन गैसियस स्टेट आयंस जो भी बनेगा वो किस में बनेगा बताओ, गैसियस स्टेट में बनेगा। कोई दिक्कत? जैसे इसको डिनोट करते हैं हम लोग यू से, या फिर हम लोग डेल एल एच भी बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल तुम्हारा NaCl सॉलिड है, NaCl क्या है, सॉलिड, और वो तुम्हारा क्या बन रहा है, Na+ गैस, Cl- गैस, मतलब आयंस में बदला लेकिन गैसियस स्टेट में बदला। ये सॉलिड से था गैसियस स्टेट, तो ये जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ ना उसको लैटिस एनर्जी बोलते हैं। ठीक है। इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं? तो इसका कैलकुलेशन हम लोग एक साइकिल से करते हैं जिसका नाम है बोर्न-हाइबर साइकिल। क्या है? बोर्न-हाइबर साइकिल। कौन है? बोर्न-हाइबर साइकिल। अरे बात समझ रहे हो? ये तुम्हारा क्या है, ये
बताता है कि कैसे तुम बना सकते हो। तो यहां से देखो, सबसे पहले ये देखो कि NaCl बना कैसे, और अगर NaCl अगर यदि बना तो उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलेंगे। अगर अपना ही एलिमेंट से बनेगा NaCl, मतलब सोडियम क्लोराइड जो है अपना ही एलिमेंट से बनता हो, जो फंडामेंटल एलिमेंट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं बताओ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। जैसे सोडियम है, सोडियम NaCl किससे बना हुआ? सोडियम और क्लोरीन से। तो सोडियम तुम्हारा इसमें एग्जिस्ट करता है सॉलिड में, और तुम्हारा क्लोरीन गैस में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। ये अपने आप में स्टेबल महसूस कर रहा है, ये तुम्हारा ठीक है। ये तुम्हारा ये दोनों मिला, ये बन गया क्या? सोडियम, और ये सोडियम क्लोराइड और सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल देते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोल देते हैं बताओ? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब बिल्कुल बढ़िया से जानते हो, द एंथैल्पी चेंज इन सच ए वे ए कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। अपना ही एलिमेंट से अगर यदि बन के आया हो तो उस समय जो एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा उस कंपाउंड के लिए क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो यहां NaCl जो बना वो सोडियम और क्लोरीन से बना, और सोडियम क्लोरीन से उसका फंडामेंटल एलिमेंट है और उसी से बना है, तो उसको हम लोग उसका एंथैल्पी चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कोई दिक्कत? अब ये बना कैसे होगा? ये बोर्न और हाइबर्ट दोनों मिलकर बताया कि ठीक है ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, लेकिन ये बना कैसे होगा थोड़ा सा डिटेल में चर्चा किया जाए। तो ये बना कैसे होगा? तो सोडियम जो सॉलिड स्टेट में है, सोडियम को सब्लिमेट किया गया सबसे पहले, और उसको गैसियस स्टेट में बना दिया गया। सब्लिमेट करने का मतलब कि जब कोई सॉलिड को डायरेक्टली गैसियस स्टेट में बदल जाए तो उस तरह का अमाउंट ऑफ हीट को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन या फिर सब्लिमेटेड हीट। अरे बात समझा? सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं उसको। तो कुल मिलाकर यहां से देखो, ये सोडियम है और इसमें हीट जो भी रिक्वायर्ड कर रहा है, और उस सोडियम सॉलिड को गैस में बदलने के लिए उसको हम लोग सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, और उस हीट को सब्लिमेटेड हीट बोलेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड हो रहा है। ठीक है, बात समझ रहे हो? अच्छा, अब क्लोरीन जो तुम्हारा गैसियस स्टेट में है, जो अभी डिसोसिएट नहीं किया है, दिस वन इज आल्सो गैसियस स्टेट में, लेकिन ये डिसोसिएट अभी नहीं है। अरे बात समझो? तो ये डिसोसिएट नहीं हुआ, ये सॉलिड से गैस बना तो सब्लिमेट हुआ, और ये तुम्हारा गैस था, ये भी गैस बन रहा है, लेकिन यहां दो एक मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट कर रहा था, यहां तुम्हारा एटम में आ गया, तो ये डिसोसिएट किया है। तो डिसोसिएट किया तो इसके लिए जो एनर्जी लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे बताओ? डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ये Cl2 टूट के Cl बन गया, डिसोसिएशन एनर्जी D। अब यहां से तुम बोलोगे हम यहां से क्या कहते हैं? डिसोसिएशन एनर्जी किसको बोलते हैं? 1 मोल मॉलिक्यूल अगर डिसोसिएट करे उसको डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहां आधा मॉलिक्यूल तुम्हारा, आधा मोल तुम्हारा हुआ है, तो 1/2 और डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा, क्योंकि एक मोल में जितना डिसोसिएट करे उसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। तो यहां आधा मोल हो रहा है, तो भाई आधा डिसोसिएशन एनर्जी का आधा आ जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हो? अब मान लो कि सोडियम तुम्हारा गैस में बदल गया है और क्लोरीन भी तुम्हारा किस में बदल गया है? गैस में बदल गया है। अब गैस से सोडियम गैस से अब तुम्हारा क्या होगा? सोडियम प्लस चार्ज, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। इसमें भी हीट रिक्वायर्ड होता है, इसमें भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। हाँ, आयोनाइजेशन एनर्जी तुमको अगर समझा दें तो तुम जानते हो आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। मतलब एक गैसियस एटम में से गैसियस एटम का के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगे उसको हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोलती है। क्लोरीन भी तुम्हारा किस में बन गया होगा? तो ये तुम्हारा गैसेस में था, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दो तो ये नेगेटिव हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया तो ये माइनस हो गया गैसियस स्टेट में। तो इसको हम लोग बोलते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो हीट एनर्जी तुम्हारा देने की कोशिश करता है। बात समझा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ऑफ एन एटम टू अचीव एन इलेक्ट्रॉन। मतलब एक इलेक्ट्रॉन अचीव करने के बाद जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारा क्या करता है? हीट रिलीज करता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी करते हैं। तो कुल मिलाकर ये रिलीज किया। बात समझ रहे हो? अब इतना प्रोसेस तुम्हारा हुआ कि ये जो सॉलिड से सोडियम जो है सॉलिड से गैस बना, ये गैस से तुम्हारा गैस बना, मतलब ये टूट गया, और ये फिर तुम्हारा आयोनाइजेशन एनर्जी लिया, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया।
इतना सब प्रोसेस करने के बाद ये फिर क्या करता है, इसका जो सोडियम प्लस बना और ये जो Cl माइनस बना, ये आपस में फिर क्या करता है, कंबाइन करता है। और ये जब कंबाइन करता है तो ये तुम्हारा बन जाता है सॉलिड NaCl। इसी को तो लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। यहां तुम्हारा लैटिस एनर्जी क्या था, लैटिस सिर्फ रिवर्स था, इसका नेगेटिव वैल्यू हो जाएगा, सिर्फ रिवर्स था तुम्हारा वैल्यू जो आएगा लैटिस एनर्जी का नेगेटिव आएगा। बात समझ रहे हो कि जब कोई सॉलिड को, यहां देखना, जब कोई सॉलिड को हम लोग गैसियस स्टेट में ये करेंगे, मतलब डिसोसिएट करेंगे गैसियस स्टेट में इनटू आयंस में, आयंस में किए लेकिन गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उसको लैटिस एनर्जी बोल रहे हैं। तो इसमें रिक्वायर्ड हो रहा था, इसमें रिलीज करेगा भाई, ये हीट रिलीज हो रहा है तो नेगेटिव होगा यार। बात समझा, बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत? तो ये तुम्हारा पूरे जोड़ दो, तो इस तरह पूरा फंडामेंटल जोड़ दो तो ये तुम्हारा क्या हो गया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब फॉर्मेशन करने के लिए सब्लिमेट होना पड़ा, डिसोसिएट होना पड़ा, उसको आयनाइज होना पड़ा, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी होना पड़ा और लैटिस एनर्जी भी होना पड़ा। इतना सारा एनर्जी को जोड़ दो, सबको जोड़ दो तो ये तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हो जाएगा, इंथैल्पी, है ना, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सब्लिमेट, सब्लिमेशन एनर्जी हाफ इनटू डिसोसिएशन एनर्जी प्लस आयनाइजेशन एनर्जी प्लस क्या, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस क्या, लैटिस एनर्जी। सभी को जोड़ देने के बाद फॉर्मेशन आ गया। अब सबका वैल्यू तुमको अगर लैटिस एनर्जी निकालना है तो लैटिस एनर्जी को पकड़ लो, तुमको आयनाइजेशन एनर्जी पता होना चाहिए या फिर दिया रहेगा, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो गया, डिसोसिएशन एनर्जी तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, सब्लिमेशन एनर्जी तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी तुम्हारा दिया, फॉर्मेशन ऑफ NaCl का एंथैल्पी तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, सब कुछ दिया हुआ रहेगा। तब तुम क्या कर सकते हो, लैटिस एनर्जी को बहुत आराम से निकाल सकते हो। बात समझ में आया? तो ये तुम्हारा था लैटिस एनर्जी, और लैटिस एनर्जी निकालने का तरीका हर रिएक्शन में अलग अलग होगा, लेकिन तुमको हम बता दिए कि आखिर तुम कैसे निकाल सकते हो। भाई जितना तुम्हारा लगेगा उतना तुम ये करोगे। अगर यहाँ 2 मोल लगा तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे, अगर यहाँ तुम्हारा 1 मोल लगा तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ तुम्हारा अगर 5 मोल लगा तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे, बस और कुछ नहीं, बस और कुछ नहीं। समझ रहे हो? एक फंडामेंटल एग्जांपल देके तुमको समझाने की कोशिश की। तो ये तक तुम्हारा था लैटिस एनर्जी और ये था तुम्हारा लैटिस एनर्जी का कैलकुलेशन। चलो ठीक है, तो जल्दी फोटो इसको बना लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे कुछ नया बात पर। जल्दी जल्दी जल्दी। अब आ जाओ तुम लोग, एक छोटा सा और बात बच्चों, एक थोड़ा दिमाग में रखना, वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर। वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, बात को समझना, ठीक है? हीट ऑफ रिएक्शन, कोई भी केमिकल रिएक्शन का हीट जो है वो टेम्परेचर के साथ साथ बदलता है, ठीक है? कैसे कैलकुलेट करोगे उसको, वो थोड़ा सा देख लो। तो ये तुम्हारा 2 इक्वेशन थोड़ा सा दिमाग में रखना। दिस वन इज चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए रिएक्शन। अगर मान लो एक रिएक्शन रिएक्टेंट से कहा जा रहा है, बताओ प्रोडक्ट, जो तुम रिएक्शन कराते हो वो रिएक्टेंट है, जो नया बन जाता है वो तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको बोलेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिएक्टेंट, और ये तुम्हारा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर प्रोडक्ट, ठीक है? अब कहोगे सर हीट कैपेसिटी क्या है? हीट कैपेसिटी कहने का मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज, राइज मतलब बढ़ाने के लिए टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 1 डिग्री कुछ भी, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, कोई भी सिस्टम का 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट हम रिक्वायर्ड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। 2 कंडीशन में हो सकता है हीट कैपेसिटी, ठीक है? एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर प्रेशर कांस्टेंट करोगे तो सीपी कहेंगे, मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। बात समझा? और कांस्टेंट प्रेशर पर एंथैल्पी चेंज होगा टेम्परेचर के साथ साथ, ठीक है? टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। हीट तुम रिक्वायर्ड कर रहे हो, टेम्परेचर बदला, एंथैल्पी चेंज हो जाएगा। बात समझा? तो सीपी का मतलब हो गया एंथैल्पी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देखो हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मान लो प्रेशर तुम कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, तो हीट कैपेसिटी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ? तो हीट कैपेसिटी जो है वो तुम्हारा क्या करने लगेगा, प्रेशर कांस्टेंट तो एंथैल्पी चेंज करना शुरू कर देगा, ठीक है? और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट कर दोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज करना शुरू कर देगा।
बात समझा, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। तो ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो यहां से तुम देख लो, ये तुम्हारा क्या हो गया, डेल सीपी। डेल सीपी कहने का मतलब कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वो डेल सीपी। ठीक है, डेल सीपी का मतलब क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मतलब प्रोडक्ट, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट को हम लोग डेल सीपी बोल रहे हैं। ठीक है, और डेल सीपी का मतलब हो गया चेंज ऑफ हीट, मतलब इंथैल्पी, इंथैल्पी चेंज होता है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में इंथैल्पी चेंज करेगा, और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम में इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो ये चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन एट टेम्परेचर टू, चेंज ऑफ इंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, मतलब ये T2 हो गया, ये T1 हो गया। दिस वन इज टेम्परेचर T2, मतलब फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है, इसमें तुम्हारा सीबी, डेल सीबी तुम्हारा क्या है बताओ, तो डेल सीबी तुम्हारा क्या है, चेंज ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ ए रिएक्शन, मतलब रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है तो उसमें जो चेंज हुआ ना हीट कैपेसिटी, उसको हम लोग बोलेंगे डेल सीबी। ठीक है, डेल सीबी का ही डेल सीबी का मतलब क्या हो गया, तो डेल सीबी प्रोडक्ट माइनस डेल सीबी रिएक्टिव। सीबी, पी की जगह खाली वी कर दो, बाकी बात एक ही है। ठीक है, इसमें इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा। तो ये क्या हो गया, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ ये रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 टेम्परेचर पर जितना उसका इंटरनल एनर्जी चेंज हो रहा होगा, और ये तुम्हारा चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1, इनिशियल टेम्परेचर पर जितना हो रहा होगा। इसी फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट कर पाएंगे तुम्हारा कोई भी एंथैल्पी, फाइनल रिएक्शन के लिए, तुम्हारा इनिशियल रिएक्शन के लिए। ये चीज थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, सेट करके रख लेना है। ये तुम फटाफट क्या करो, कैलकुलेट करो वेरिएशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा वैरी कर रहा है, ठीक है, एंथैल्पी, वो थोड़ा सा हम देखने की कोशिश किए। जल्दी इसको नोट कर दो, ये यूज करेंगे हम लोग क्वेश्चंस बनाने में। अभी बहुत सारा क्वेश्चंस बनाने का बचा हुआ है, तो जल्दी फटाफट लिख लो। आज का लास्ट टॉपिक है बच्चों, एकदम उसके बाद क्वेश्चंस ही चलेंगे। आज का बात ये लास्ट टॉपिक है कि बॉन्ड एनर्जी हम लोग कहेंगे किसको, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये नेक्स्ट पॉइंट है। और आज का जो लेक्चर पॉइंट जो होगा वो तुम्हारा लास्ट है, उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद पूरा डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे। तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आखिर क्या है, और उसको कहेंगे किसको, और कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा देखो। एक मोल बॉन्ड, जैसे कोई भी कंपाउंड है उसका एक एक बॉन्ड तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी बोलेंगे। बात समझ में आया, या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे, कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन अंतर है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, अगर मान लो दो एटम है और दो एटम के बीच ही टूट रहा है, सिर्फ दो एटम आपस में जुड़ा हुआ था, उसको तोड़ के अलग कर दो तो दोनों बराबर हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में कोई अंतर नहीं है, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि पॉलीएटॉमिक है, मॉलिक्यूल है, ठीक है, मतलब एक एटम में चार कोई जुड़ा हुआ है, एक कार्बन है, चार हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, बात समझा। तो एक हाइड्रोजन हटाने में, फिर दो हाइड्रोजन हटाने में, तीन हाइड्रोजन, अलग अलग एनर्जी लगता है, बात समझ रहे हो। तो हर एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए जितना एनर्जी लगेगा उसको बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। हर एक हाइड्रोजन को हटाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा ना, उसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी कहेंगे, बात समझा, बात समझ रहे हो। लेकिन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का नहीं, मतलब एक मोल पूरे कंपाउंड, एक मोल पूरा, मतलब चारों हाइड्रोजन को सेपरेट करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब एवरेज वैल्यू निकाल दिया जाता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में। और एवरेज वैल्यू किसका, तो बॉन्ड एनर्जी का ही एवरेज वैल्यू। तो कुल मिलाकर यहां से देखो, ये तुम्हारा एक मोल बॉन्ड तोड़ेगा, ठीक है, तो मॉलिक्यूल का, जैसे मान लो कि एक CH4 है, CH4 से एक CH3, एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, इसमें एनर्जी 1 लगा। अगर CH3 से एक हाइड्रोजन निकाल दिया, इसमें एनर्जी 2 लगा। CH2 बचा था, उससे एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, CH3, मतलब ये तुम्हारा एनर्जी 3 लगा। CH से एक हाइड्रोजन और निकाल दिया, ये एनर्जी 4 लगा। सब में अलग अलग एनर्जी, अलग अलग एनर्जी लग रहा है, ठीक है। तो ये प्रत्येक एनर्जी जो है वो बॉन्ड एनर्जी का लगेगा, प्रत्येक बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या,
तो एक मोल पूरे पूरे एक मोल बॉन्ड तोड़ने में, एक मोल अगर यदि है पूरा, जैसे ये CH4 एक मोल है ना, तो एक मोल CH4 का 4 गो बॉन्ड होता है, चारों तोड़ने में जितना एनर्जी लगा, तो उसका एवरेज निकाल लेते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब हो गया E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, और कितना स्टेप में टूटा, 4 स्टेप में, तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये तुम्हारा कहलाएगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कहानी समझ में आया? तो बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए। जल्दी तुम थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करो। फिर से एक बार बताते हैं, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन हल्का अंतर है। बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसी एक बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है किसी एक मॉलिक्यूल में जितना भी बॉन्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है तोड़ने में। ठीक है, तो ये तुम्हारा डिफरेंस है, और थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन तुम्हारा क्वेश्चन इसी पर बनेगा। अब कैसे बनेगा क्वेश्चन वो हम लोग डिटेल चलेंगे, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी को तुमको दिमाग में रख लेना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। जल्दी आ जाओ और क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे। रोक दे, आजा बच्चा, अब क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 नीट में पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और बॉन्ड एनर्जी से ही रिलेटेड है। बात को समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करोगे। ठीक है, यहां से देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, नीट 2007 में पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन बोलता है, गिवन दैट बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस आर 430 किलोजूल पर मोल एंड 240 किलोजूल पर मोल रेस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर क्या बोलता है, इफ the enthalpy change of formation for HCl, मतलब heat of formation of HCl is minus 19 kilojoule, then the bond dissociation bond energy of HCl is, तो bond energy of HCl पूछा जा रहा है, bond energy of HCl पूछा जा रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ HCl क्या होगा, ये थोड़ा सा दिमाग में तुमको क्या करना है, रख लेना है। एक चीज और बना लेते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ, अगर कोई भी चीज तुम्हारा है ना, रिएक्शन देखो, रिएक्टेंट है और ये तुम्हारा क्या है बाबू, प्रोडक्ट। ठीक है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो बॉन्ड एनर्जी जो तुम्हारा होता है वो होता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ, बॉन्ड डिसोसिएशन। ये देखो, ये पूरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होता है ना बबुआ, ये पूरा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है बताओ, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये बात को तुम खोपड़ी में रख लेना। ठीक है, ये कि अगर कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, तो उसका पूरे एंथैल्पी चेंज कितना होगा पूरा रिएक्शन का, तो कितना होता होगा, तो एंथैल्पी चेंज जो पूरा रिएक्शन का होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये बात को दिमाग में रखना। अब चलो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखो, तो बढ़िया समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो दिया हुआ है उसको तुम लिख लो। बॉन्ड एनर्जी तुम्हारा H2 का दिया हुआ है, तो बॉन्ड एनर्जी तुम्हारा किसका दिया हुआ है, H2 गैस का। कितना दे रखा है बताओ, ये तुम्हारा दे रखा है 430 किलोजूल। ठीक है, पर मोल। और क्या दे रखा है, ये पहला बात हो गया। और बॉन्ड एनर्जी दे रखा है Cl2 का, ये तुम्हारा कितना दे रखा है 240 किलोजूल पर मोल। ठीक है, ये बात थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, वो तो आई। और ये ΔFH का वैल्यू तुम्हारा कितना दे रखा है, -19 किलोजूल। हम लोग करेंगे क्या, देखो, सबसे पहले हम लोग ये देखें कि आखिर HCl का फॉर्मेशन हुआ कैसे होगा। तो कैसे हुआ होगा बताओ, तो H2 गैस मिला होगा और Cl2 गैस मिला होगा और 2HCl बना दिया होगा। अब आप समझ रहे हो। अब इसका तुम देखो, ये फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो दे रखा है -90 किलोजूल। अच्छा, एक चीज बताओ, तुम याद करो, अगर ये बन रहा होगा, बात को समझना, ये बन रहा होगा, जब बनता है ना, तो हम बोलते हैं कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे डिफाइन करते हैं, कि द एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, वन मोल सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट। मतलब एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा क्या है, एक मोल सब्सटेंस बनाने के लिए
उस अपना ही एलिमेंट से 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट तुम्हारा क्या करे, एक्सचेंज करे, उसको हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ 1 मोल नहीं है, यहाँ कितना फॉर्म हो गया, 2 मोल। इसका मतलब कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा तो 1 मोल के लिए रहता है, लेकिन ये बन गया है 2 मोल। इसका मतलब है कि ये पूरे रिएक्शन का जो एंथैल्पी है ये बढ़ गया होगा 2 गुना। अरे बात समझ रहे हो? तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी बबुआ, एंथैल्पी ऑफ पूरे रिएक्शन वो 2 इंटू और फॉर्मेशन हो गया तो 19 किलो जूल। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, माइनस 8 टू जा 18 और ये तुम्हारा हो गया 180 किलो जूल हो जाएगा एंथैल्पी। बात समझ में? नहीं समझा? नहीं समझे सर? अरे 1 मोल कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, जितना अमाउंट ऑफ हीट चाहिए या फिर हीट दोगे, जो भी रिलीज करेगा, जो भी होगा, हीट चेंज होगा, उसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अपना ही एलिमेंट से बनने के लिए जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम्हारा एक्सचेंज करेगा 1 मोल सब्सटेंस बनने के लिए, उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यहां तो 2 मोल बन गया है बबुआ, जब H2 और Cl2 को हम मिलाए तो 2 मोल बन गया। अब तुम कहोगे सर ये कैसे बात कर रहे हैं, उसको हाफ हाफ भी कर सकते थे। अरे हाफ हाफ नहीं करना है, क्यों? क्योंकि H2 गैस का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी यहां दे चुका है, तो काहे हाफ करने जाओगे, लफड़ा लेने जाओगे। यहां भी तुम्हारा हाफ दे दिया है, तो उसी को 2 गुना कर दो ना, तो ये तुम्हारा क्या हो गया बताओ, 180। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हो गया, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में तुमको क्या करना है, अगर H2 है, बात को समझना, तो H2 तुम्हारा क्या है, H2 और Cl2 तुम्हारा क्या है, रिएक्टेंट, और ये तुम्हारा जो बना है वो तुम्हारा क्या है, प्रोडक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर इधर से निकालोगे, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब बन रहा होता है तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट या फिर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, ये तुम्हारा होना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हारा हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट तुम्हारा कौन कौन है बताओ, तो H2 है प्लस Cl2 है, तो H2 का कितना एनर्जी है बताओ, 430 है। अरे 430 प्लस तुम्हारा Cl2 का कितना है, 240, तो ये तुम्हारा हो गया माइनस, ये प्रोडक्ट का कितना है बताओ, तो 2 प्रोडक्ट है और HCl लगा दो, तो HCl तुम्हारा हो गया। अरे बात समझा? इसका तो थोड़ी दिया, इसी का तो निकालना है। हाँ, इसका ये रिएक्शन का तुम क्या करते हो, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम बढ़िया से जान सकते हो। ये तुम्हारा कितना दिया हुआ है बताओ, -180, तो -180 तुम निकाल के रखे हो, इज इक्वल टू, यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसको जोड़ दो तो 0 का 0, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6, इतना हो गया। और ये -2 और HCl तुम्हारा रह गया। इसी का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है, ये माइनस में इधर आएगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, प्लस में, तो 2 और क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा। और इज इक्वल टू इधर अगर कर दोगे तो ये 670 माइनस माइनस तुम्हारा ई माइनस में इधर आएगा, क्या हो गया, प्लस 180, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो गया 0 और 7 7 14 और 1 15 और 6 और 6 और 1 कितना, 7 और 1 8 है ना, और ये तुम्हारा क्या हो गया 2HCl। तो HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी तो तुम्हारा है वो 850/2, और काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 4 दूना का 8, 2 दूना का 4, 1 5 और 225, तो 225 किलो जूल तुम्हारा क्या आ गया, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आ गया, किसका, HCl का। तो हमको लगता है कि बी नंबर आंसर होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। तो ये बी नंबर आंसर आ गया तुम्हारा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस। ये थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, ये 2007 नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। कोई दिक्कत, जल्दी फोटो बना लो, जल्दी 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 फोटो बना लेना, अगर बन गया होगा तो आगे बढ़ जाते हैं। चलो हो गया, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो इसी पर बेस्ड है, ध्यान देना और बहुत अच्छे से ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है वो देखो क्या बोलता है, 2018 में पूछा हुआ है नीट का क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2 Y2 और एंड XY आर इन द रेशियो ऑफ 1:0.5:1। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, एकदम गड़बड़ाओगे नहीं, हड़बड़ाओगे नहीं, खाली देखते चलो। इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200 किलोजूल पर मोल, 200 किलोजूल पर मोल, देन द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2। बहुत आसान क्वेश्चन। हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई देखो ये बना कैसे होगा, XY बन रहा है तो बना कैसे होगा, सॉल्यूशन एकदम कर रहे हैं।
तो ये कैसे, तो ये X2 प्लस Y2 मिला होगा तभी XY बना होगा। और इसका फॉर्मेशन एनर्जी तुम्हारा दे रखा है, मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हारा दे रखा है कितना, ये तुम्हारा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा कितना दे रखा है बताओ, -200 किलो जूल। अरे बस तो इस रिएक्शन में तुम देखो यहाँ X2 और यहाँ Y2 है तो 2XY बना होगा। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का हम बात करते हैं तो ओनली 1 मोल के लिए बात करते हैं, लेकिन यहां तुम्हारा कितना मोल बना है, 2 मोल। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, -200 किलो जूल। फिर से समझाए, देखो इस रिएक्शन में वैसे तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तुम्हारा क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये हो गया कि 1 मोल सब्सटेंस बनाने के लिए जितना एंथैल्पी चेंज हो रहा होगा 1 मोल, लेकिन यहां बन गया 2 मोल। फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन, यहां बन गया 2 मोल, तो 2 मोल बन गया भैया, तो ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है, और 2 मोल बन गया तो एंथैल्पी ऑफ इस रिएक्शन के लिए तुम्हारा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो कितना आ जाएगा बताओ, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन -400 किलो जूल आ गया पर मोल। ऐसे पर मोल लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, पर मोल, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, -400 किलो जूल। समझ में आ गया बात, अरे बात समझ रहे हो, ठीक है। ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आ गया। अगर हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हारा बॉन्ड डिसोसिएशन से निकाले कि ये देखो दिस वन इज रिएक्टेंट, दिस वन इज प्रोडक्ट, तब कैसे निकलेगा, तो तुम जानते हो कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, है ना, होता है। रिएक्टेंट में कौन है ये बताओ, तो रिएक्टेंट में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लेकिन इसका वैल्यू तुम्हारा दे नहीं रखा है, इसका रेशियो दे रखा है, ठीक है। तो इसका रेशियो दे रखा है, इसको हम लोग इसका मान लेते हैं कि यहाँ 1:2 तो 1x मान लेते हैं, ठीक है। और इसको क्या मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं 0.5x हो जाएगा, ठीक है। और इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो 2x हो जाएगा, नहीं 1x दिया हुआ है, तो यहाँ तुम्हारा क्या देगा 1x हो गया। ये x तुम्हारा, अच्छा x नहीं मान लो, यहाँ x तुम्हारा है तो यहाँ तुम दूसरा कुछ मान लो, और मान लेते हैं यहाँ कुछ भी मान लेते हो, यहाँ z मान लो, ठीक है। यहाँ z मान लो, इसको भी z मान लो, इसको भी z मान लो। ये z तुम्हारा कुछ चीज नहीं है, एक कंपोनेंट, या फिर z अगर नहीं मानना है तो कुछ नया कंपोनेंट मान लो, ठीक है। x y z से तुम्हारा तकलीफ है, k और k मान लेते हैं, ठीक, बात समझ गया। तो इसको रेशियो जब रहता है ना, तो रेशियो करने का मतलब वो फिक्स डिफाइन नहीं है कि उसका एग्जैक्टली वैल्यू कितना होता है, तो मान लेते हैं के इज कांस्टेंट। अब ठीक है, चलो ठीक है, तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और तुम्हारा 2xy बन गया, इसका रेशियो दे रखा है, तो रेशियो तुम्हारा 1 के मान लिए, इसका तुम्हारा 0.5 के, और इसका 1 के मान लिए, अरे मान को चाहिए दिया हुआ, ठीक है। अब चलो यहां से देखो, यहां तुम्हारा क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ x2 लगेगा प्लस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ y2 लगेगा, और ये माइनस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ xy लगेगा। अब तुम जानते हो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तुम्हारा दे रखा है कितना, -400 इज इक्वल टू, अगर इसका वैल्यू अगर थोड़ा देखें तो x2 का वैल्यू तुम्हारा कितना है बताओ, k, सिर्फ k है, प्लस अगर हम y2 का वैल्यू देखें तो 0.5 के, तो 0.5 के 1/2 के लिख सकते हो, अरे 0.5 को मतलब 1/2 मतलब आधा, ठीक है। और ये माइनस में तुम्हारा क्या है, इसका भी तुम्हारा k हो गया, चलो ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, -400 इज इक्वल टू, ये नीचे वाला का एलसीएम ले लो, तो नीचे वाला का एलसीएम लोगे तो यहाँ 2 हो जाएगा कि नहीं, और इसका अगर यदि 2 हो जाएगा तो इसके नीचे 1 है, ये 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2k प्लस k माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, अरे बोल, ये तुम्हारा हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा, अरे 2, हाँ 2, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2k, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, -400 इज इक्वल टू 2 और 1, 3k में, वही 2k 2 से साफ हो गया ना, तो k भाई कितना हो गया 2, तो k का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया बताओ, k का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, तो k का वैल्यू तुम्हारा आ गया, बात समझ रहा, k का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया, a माइनस तुम्हारा 2 है 800, और कोई दिक्कत, बात समझ में आ गया। तो ये चीज तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा 800। अब यहां से हम लोग को क्या बोला है कि x2 को डिसोसिएट करने के लिए कितना लगेगा, तो x2 को डिसोसिएट करने के लिए कितना लगेगा, तो डिसोसिएट में एनर्जी लगता है, अगर किसी को तोड़ना है तो एनर्जी लगता है, तो वो पॉजिटिव वैल्यू
ऑलवेज आएगा। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा क्या है 1k, अगर इसको तोड़ना है तो 1k एनर्जी लग रहा है। अरे 1k ना, k का वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा -800, लेकिन हमको क्या करना है, इसको तोड़ना है। इसको क्या करना है, तोड़ना है। तो तोड़ना है तो भैया एनर्जी लगेगा ना, देगा थोड़ी, लगेगा। तो लगेगा तो इसका मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो ये तुम्हारा -800 या +800 आंसर आना चाहिए। ये तुम्हारा क्योंकि लग रहा है एनर्जी, इसलिए +800 किलो जूल पर मोल। जल्दी फटाफट तुमको क्या करना है, इसको नोट कर लेना। समझ में आ गया बात? बात समझ में आ रहा है? बिल्कुल बात समझ में आ रहा है। अगर बात समझ में आ गया हो तो फिर कोताही मत करो, जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी। अरे बात समझ गया? या फिर तुम्हारा यहां थोड़ा सा देखो, ये 2xy बना है ना, तो यहां 2 और xy होगा ना, तो यहां 2k हो जाएगा, यहां 4k हो जाएगा। ठीक है, 4k हो जाएगा, तो यहां 3 कैसे, ये तुम्हारा माइनस में आएगा, माइनस माइनस तुम्हारा क्या हो जाएगा प्लस, प्लस भी नहीं आ रहा है, ये तुम्हारा प्लस वाला आंसर। ठीक है, ऐसे करके तुम थोड़ा सा देख लो। ये 2k है ना, अरे नहीं समझा, ये x2 + y2 तुम्हारा 2xy बना है ना, तो ये x2 तुम्हारा यहां ले लिया, दिस वन इज x2, दिस वन इज आल्सो y2, तो -2xy होगा ना, 2 बचा रहेगा। चलो हो गया, ये दूसरा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट। ये भी तुम्हारा पूछा हुआ क्वेश्चन है 2012 नीट में, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार है। देख तो ये क्या बोलता है, इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, 4 हाइड्रोजन गैसेस एटम है, वो बन जाता है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल गैसेस। ठीक है, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना दे रखा है -869.6 किलो जूल पर मोल, जो भी पर मोल, पर मोल ही होगा क्योंकि एक मोल के लिए फॉर्मेशन निकालते हैं। अब यहां तुम्हारा क्या बोलता है कि द बॉन्ड डिसोसिएशन ऑफ H2 बॉन्ड इज, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2 बॉन्ड इज, H2 के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगा। सबसे पहले ये देखो बच्चा, अगर H2 को तोड़ना है तो एनर्जी हमेशा लगेगा, हमेशा लगेगा, मतलब एनर्जी देना पड़ेगा। और एनर्जी देना पड़ेगा इसका मतलब पॉजिटिव में होगा, एनर्जी बर्बाद नहीं हो रहा है, एनर्जी हम दे रहे हैं, खर्चा हो रहा है, एनर्जी हम दे रहे हैं, तो पॉजिटिव होगा। तो ये ऑप्शन नेगेटिव वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नेगेटिव वाला बिल्कुल नहीं होगा, ये डिसाइड दोनों में करना है। देखो यहां से तुम देखो, 2 मोल अगर यदि हम बात करें, ये फॉर्मेशन नहीं, एंथैल्पी चेंज दिया है, फॉर्मेशन नहीं, दिस वन इज एंथैल्पी चेंज। ठीक है, एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, दिस वन, इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी चेंज ये है। ठीक है, अगर फॉर्मेशन देता तो 1 मोल के लिए हो जाता, तो 1 मोल नहीं है, मतलब वो बोला कि एंथैल्पी चेंज सिर्फ बोल दिया है। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा क्या बोला, ध्यान देना, एकदम बात को समझना, बात को समझना। ये 2H2 मॉलिक्यूल को बनाने में कितना एनर्जी लगा बताओ, -869.6। ठीक है, तो इसको तोड़ने में, इसको तोड़ने में तो जैसे इतना लगा बनाने में, तो तोड़ने में इतना प्लस हो जाएगा कि नहीं, तो तोड़ने में प्लस, तो 2 मोल H2 को तोड़ने में इतना लगेगा एनर्जी, क्योंकि इतना बनाने में लगा था, इतना बनाने के वक्त तुम्हारा रिलीज किया था, तो तोड़ने में इतना लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो 1 मोल H2 तोड़ने में, 1 मोल बॉन्ड तोड़ने में लगता है ना, उसको डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। 1 मोल H2 तोड़ने में कितना लगेगा बताओ, 869.6/2 काट दो, ये तुम्हारा क्या हो गया, 4 दूना का 8, 3 दूना का 6, 3 4 दूना का 8 और ये 816, ये किलो जूल पर। मतलब यहां समझो, फिर से एक बार बात समझो, हम ये बोले क्वेश्चन दे रखा है एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये तुम्हारा यहां से यहां तक गया एंथैल्पी चेंज, मतलब 4 हाइड्रोजन है और ये 2 मोल H2 बना, उसका एंथैल्पी चेंज तुम्हारा दे रखा है -869.6 किलो जूल दे दिया, एंथैल्पी चेंज दिया, फॉर्मेशन नहीं, एंथैल्पी चेंज दिया। ठीक है, फॉर्मेशन अंदर फिर 1 मोल का निकालना पड़ता था, फिर डबल हो जाता, गड़बड़। एंथैल्पी चेंज दे रखा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ H2, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब 1 मोल बॉन्ड तोड़ने में जितना एनर्जी लगेगा, है ना। तो यहां से 2 मोल बनाने में इतना एनर्जी रिलीज किया, जब 2 मोल बना तो इतना एनर्जी रिलीज किया, तो 2 मोल को तोड़ने में इतना एनर्जी लगेगा, जितना रिलीज कर रहा है उतना ही लगेगा। तो 2 मोल को बनाने में
बनाने में इतना रिलीज किया, 2 मोल तोड़ने में इतना लगेगा, तो हमको निकालना बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब 2 मोल का नहीं, 1 मोल मॉलिक्यूल तोड़ने में कितना लगेगा, 1 मोल के लिए तो इतना बटा 2, तो ये इतना काट दोगे तो 434.8, मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू, सी नंबर आंसर। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो जल्दी फटाफट तुमको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है, जल्दी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, चलो नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, देखोगे बहुत आसान क्वेश्चन, 2011 में नीट में पूछा गया है, 2011 में नीट में पूछा गया है, बात को समझ रहे हैं। ये क्या बोलते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस, कुछ प्रोसेस दे रखा है, क्या बोलता है, बात को समझ रहा और अच्छे से समझने की कोशिश करना है, ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा। हाँ, तो इसमें क्या हो रहा है, तो देखो ये बोल रहा है कि अगर पहला कंसीडर क्या बोल रहा है, फॉलोइंग प्रोसेस, पहला क्या बोला है कि हाफ ए बन गया बी, हाफ ए क्या बन गया बी, जिसमें एंथैल्पी चेंज हो गया 150 किलो जूल पर मोल, हाफ ए बन गया बी और उसमें एंथैल्पी चेंज हुआ 150 किलो जूल पर मोल, 150 किलो जूल पर मोल, ये तुम्हारा हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या हो गया, ध्यान देना, ये दूसरा क्या होगा, 3D बन गया 2C प्लस डी, 3B तुम्हारा क्या बन गया 2C प्लस डी, ठीक है, उसमें एंथैल्पी चेंज जो हुआ वो हो गया -125 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और तुम्हारा तीसरा E प्लस ए बन गया डी, उसका तुम्हारा एंथैल्पी चेंज क्या हो गया 350 किलो जूल पर मोल। तो बोलता है कि बी प्लस डी बन गया E प्लस 2C, इसका तुम एंथैल्पी चेंज बताओ, इसका कितना होगा, ध्यान दो, बहुत अच्छे से ध्यान देना और बहुत बढ़िया से ध्यान देना, ठीक है। इधर बी हमको रखना है और डी रखना है, बस, तो बाकी जानू में जाने दो, ये दोनों को देखो। तो यहां तुम देखो बी यहां से प्राप्त होगा दूसरा इक्वेशन से, तो यहां 3B है, 3B है, हमको चाहिए 1B, तो इसमें तुम्हारा B है, जो इधर प्रोडक्ट बना हुआ है, ये रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट में से प्रोडक्ट घटा देंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट में आया, 3 में से 2 घटाना पड़ेगा, इसका मतलब कि इक्वेशन 2 को जोड़ दो, जोड़ देना पड़ेगा ना, इसको जोड़ोगे तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो जोड़ना पड़ेगा, तो इक्वेशन 2 को जोड़ना पड़ेगा, लेकिन यहां 2 मल्टीप्लाई करके, मतलब 2 इंटू इक्वेशन 1, चलो यहां तक ठीक है, कहानी समझ रहे हो। उसके बाद ये आ जाएगा, उसके बाद तुम्हारा क्या करना है, ई को देखो, ई इधर साइड है रिएक्टेंट साइड और हमको चाहिए प्रोडक्ट साइड, इसका मतलब इसको घटा देंगे तो ये माइनस में जाएगा, तो ये धरा आकर क्या देगा प्लस में, इसका मतलब माइनस कर देना है, माइनस इक्वेशन 3, बात समझा। जैसे तुम ये प्रोसेस अपनाओगे, ध्यान दो, ये तुम्हारा ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, कैसे, देखो 3 में से 2 चला गया, 1 बचा, ठीक है, यहां 2 मल्टीप्लाई कर लिया था, तो 2 मल्टीप्लाई कर लिया था, सिर्फ ए बचा, होगा, ठीक है, अरे होगा ना, ठीक है, होगा। आगे आज तुम देखो, यहां माइनस अप्लाई किए हो तो माइनस ई, और ये यहां बचा हुआ है, ये प्लस में, ये कट गया होगा, कट गया, ठीक है, अरे कट गया, ठीक है। अब यहां से तुम देखो, बात को समझना, बात को समझना, ये दोनों को जोड़े और इसको घटाओ, ये तुम्हारा कट गया, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस में, ये आ गया, और यहां से तुम देखो ये तुम्हारा माइनस में होगा 2D और 1D यहां है, ठीक है, 2C तो रहने दो जैसे कैसे रहेगा, लेकिन 2D माइनस में होगा, ये 1D प्लस में, ये B तो खत्म हो गया, तो 2D में से एक D चला गया तो माइनस D बचेगा, माइनस D को उधर भेज दो प्लस D हो जाएगा, तो B प्लस D हो गया, तो B प्लस D और E तुम्हारा माइनस में इधर था, इधर आ गया प्लस में हो गया, 2C तो तुम्हारा जैसे कैसे, मतलब अगर ये प्रोसेस तुम अपनाते हो तो ये पहुंच जाओगे, ठीक है। अब ये पहुंच जाओगे तो कुल मिलाकर हमको इससे थोड़ी मतलब है, हमको इससे मतलब है, एंथैल्पी बोला है ना, तो यही प्रोसेस के अकॉर्डिंग इसको करो। तो इक्वेशन 1 में तुमको जैसे तैसे रखना है, तो 150 को जैसे तैसे रख देना भैया, प्लस कर देना है, तो प्लस करके 2 इंटू इक्वेशन 1, मतलब ये इक्वेशन 2 था, इक्वेशन इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 में तुम्हारा क्या है -125, ठीक है, प्लस, अब 2 इंटू इक्वेशन 1, तो 2 इंटू इक्वेशन 1 में कितना है 150,
माइनस, और ये माइनस, और ये तुम्हारा इक्वेशन 3 है। इक्वेशन 3 में कितना है 350। अब क्या हो जाएगा -125, और यहां तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा 300 हो गया, माइनस यहां तुम्हारा क्या हो गया 350। अब यहां तुम्हारा क्या हो गया 125, ये तुम्हारा माइनस में, ये पॉजिटिव में, प्लस में है। 300 अगर 350 से निकाल लोगे तो कितना बचेगा, तो 50 बचेगा, और ये माइनस तो रहेगा ही, और ये तुम्हारा 175 किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा हो गया 175 किलो जूल पर मोल। ये ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी ना देखने को मिले। बात समझ में आया कैसे निकला, कुछ नहीं किए, इक्वेशन 2 इंटू, मतलब ये तुमको अपना दिमाग भेजा लगाना है, खोपड़ा लगाना है, ठीक है। ये मेरा कैसे याद है, ऐसा क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस करेंगे पता चल जाएगा। तुम बोल रहे अरे मेरे भाई देखो समझ, फिर से बता रहे हम क्या बोले, इसको देखो तुम, इसको क्या फिर चाहिए क्या, नहीं समझ में आया ना, नहीं सर नहीं समझ में, अरे देखो यार यही यही गौर से देखोगे तब पता चलेगा। देखो हमको बी चाहिए और डी चाहिए, बी अकेला चाहिए, यहां 3 है, इसमें क्या करेंगे 2 घटा देंगे। 2 घटेगा कैसे, जब 2 अप्लाई करेंगे ऊपर, ये प्रोडक्ट में, ये रिएक्टेंट में, तो प्रोडक्ट अगर रिएक्टेंट में 3 को है, 2 को प्रोडक्ट चल गया तो बचा 1 ना। अब समझ रहे हो, 3 रिएक्टेंट है, 2 प्रोडक्ट बन गया तो बचा कितना 1। अरे समझ रहे हो कि नहीं, ठीक है। ये रिएक्टेंट में है, अरे इसको नेगेटिव कर दो तो ये प्रोडक्ट में ऑटोमेटिक चल जाएगा, तो ये प्रोडक्ट में चला गया। बात समझो, अब यहां तुम 2 मल्टीप्लाई करना होगा तो मेरा 2b आएगा, तो 2b आएगा तभी तो घटेगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ सिर्फ ये ना बचेगा। इसको नेगेटिव तुम कर दोगे तो ये वाला नेगेटिव a और ये पॉजिटिव a कट जाएगा, खत्म हो गया ना, ये b का कहानी खत्म। यहाँ एक b आ गया, ये a का कहानी खत्म। ये तुम्हारा देखो 2c तुम्हारा रहने दो, 2c बचा हुआ है, और यहाँ तुम्हारा -d है 2d, और 1d तुम्हारा यहाँ, तो 2d में से 1d चल गया तो -d बचेगा, -d इधर बचा है तो इधर चल जाएगा, तो क्या देगा +d, b प्लस डी, ई तुम्हारा इधर से माइनस से इधर आ गया था ई, और इधर आ गया था 2c, ये जैसे जैसे बैठा था आ गया ना। तो ये तुमको फॉर्मेट ऐसा सेट करना है जिससे कट के तुम्हारा याद है। ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे, पता चल जाएगा कि तुम कैसे बना रहे हो उसको। कहानी समझ में आया, जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो, तुम्हारा बी नंबर आंसर नीट 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बात समझ रहे हो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जल्दी आगे बढ़ो। ये भी एक क्वेश्चन है 2010 नीट में पूछा गया है, बात को समझना, अच्छे से समझना। क्या बोलता है, द फॉलोइंग 2 रिएक्शंस आर नोन। ये 2 रिएक्शन दिया हुआ है, 2 आयरन का ऑक्साइड है जो रिड्यूस हो रहा है आयरन में, ठीक है, किसके द्वारा, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा। एक आयरन का ऑक्साइड है आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है, फेरिक ऑक्साइड भी बोल सकते हो। तो फेरिक ऑक्साइड ऑक्सीडाइज, ये तुम्हारा रिड्यूस हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, और 2 आयरन बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर किया। इसमें जो एनर्जी रिलीज किया वो कितना किया बताओ, -26.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यह कहानी मतलब ये तुम्हारा एंथैल्पी चेंज हुआ। और एक तुम्हारा है फेरस ऑक्साइड, ये तुम्हारा कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिड्यूस हुआ, आयरन बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें तुम्हारा एंथैल्पी चेंज कितना हुआ, कितना हुआ बताओ, ये तुम्हारा हुआ 16.5 किलो जूल, ठीक है। तो बोलता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या दे रखा है कि आयरन ऑक्साइड जो रिड्यूस होगा वो कंप्लीटली आयरन में नहीं होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, ये तुम्हारा फेरस ऑक्साइड मतलब फेरिक से फेरस में आ जाना चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, ये बनाना चाहिए, ठीक है। तो फेरस से फेरिक, तो ये चीज देखो, मतलब इसको प्रोडक्ट बनाना है, इसको क्या बनाना बताओ, प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट तो माइनस करना होगा, लेकिन यहां प्रोडक्ट में कितना मॉलिक्यूल रखा है, 2। क्वेश्चन से समझो, क्वेश्चन से समझना है ना, यहां एक है भाई, इसका मतलब नहीं है, मेन प्रोडक्ट का देखो, तो ये तुम्हारा क्या है 1, और यहां है कितना 2, तो हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, और 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा, तब ये माइनस उठ के किधर जाएगा, प्रोडक्ट की तरफ। तो हम क्या करेंगे देखो, तो सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, तो यहां देखो सॉल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में घटा देंगे किसको, इक्वेशन 2 को, लेकिन 2 इंटू इक्वेशन 2, देख रहे हो, ये अपना खोपड़ी है, ये खोपड़ी लगाना है तुमको कि इक्वेशन 1 में ये घटा देंगे 2 इंटू इक्वेशन 2, बात समझा, ये ऑटोमेटिक सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब तुम बोलो कैसे, तो 2 इंटू इक्वेशन 2 अगर घटाओगे तो तुम थोड़ा सा देखो, अगर घटाओगे, घटा रहे हम लोग, ठीक है, यही घटा रहे, दिस वन इज माइनस, ये प्लस में था तो माइनस, ये भी प्लस में था माइनस, सब माइनस,
ये भी माइनस, ये भी माइनस, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये FeO2 तो O3 तो होगा, ये तुम्हारा क्या हो गया समझना, यहाँ 3CO था, 2 आया, 2 से तो 2CO, तो 3CO में से 2CO चला गया, तो यहाँ क्या बच गया, 1CO बच गया, ठीक है। ये 2FeO जो नेगेटिव में इधर चल जाओ, पॉजिटिव में बच गया, ठीक है। और तुम्हारा क्या हो गया, 2 आयरन यहाँ है, आयरन सॉलिड, और यहां माइनस में 2 आयरन सॉलिड आ गया, तो ये दोनों कट गया। यहां तुम्हारा क्या है, 3 कार्बन डाइऑक्साइड है, और यहां से 2 कार्बन डाइऑक्साइड चला गया, 1 कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, इस वजह से। तो हम लोग को ये मेथड लगाना है, बात समझ में आया? क्या खोपड़ी लगाए, इक्वेशन 1 में 2 इंटू करो और इक्वेशन 2 घटा दो, वही तुम्हारा फाइनल रिजल्ट देगा। तो हम लोग को तो इंथैल्पी रखना है ना, तो इंथैल्पी इक्वेशन 1 का कितना है, -26.8 किलो जूल, और इसमें क्या करना है, घटाना है, किसको घटाना है, -16 को, लेकिन 2 गुना करके, तो 2 इंटू क्या देगा, -16.5, तो यहां से क्या देगा बताओ, -26.8 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 से इंटू करो, 5 2 जा 10 और 16 2 जा 32 और 33 हो जाएगा ये। अरे समझ रहे हो, 32 में इतना चला गया कि ये 0 0 0, अब ये तुम्हारा 0, तो ये 10 से 8 चला गया, 2 बच गया, और तुम्हारा क्या हो गया, ये 26 था, ये 20 तुम्हारा 6 था, यहाँ 32 हो गया, तो ये तुम्हारा 12 में से 6 भी बच गया, 2 प्लस 6.2 किलो जूल पर मोल आ रहा है। क्या 6.2 किलो जूल पर मोल कहीं है बिल्कुल है, पहला आंसर। समझ रहे बात समझ में आया? क्या किए हम लोग, कुछ नहीं किए, सिर्फ इक्वेशन तुमको ढूंढना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तुमको इक्वेशन बनाने की कोशिश करना है कि जो भी रिएक्शन दे रहा है वो इक्वेशन कैसे बना पा रहे हो। समझ में आ रहा बात? अरे बात समझ रहे हो? जल्दी फटाफट इसको नोट कर लो, इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन, और कुछ नहीं। ज्यादा खोपड़ी लगाओगे खोपड़ी हैंग करेगा, बस इक्वेशन बना लेना है तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी। देख लो, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन 2020 जेई में पूछा हुआ है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। ये बोलता है लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी तुम्हारा दे रखा है, अभी तुम लोग चर्चा हुआ था, और तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है NaCl का, ठीक है, और इतना और इतना, ठीक है, रिस्पेक्टिव। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl सबसे आसान क्वेश्चन। अगर हम हाइड्रेशन और लैटिस एंथैल्पी का बात करें तो अभी चर्चा हम कर चुके थे, और वो चर्चा हम किए थे ये कि अगर यदि हम बात करें किसी भी चीज को डिजोल्व करें तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो तुम्हारा होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी, और ये ना होता है, दिस वन इज हाइड्रेशन एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा दे रखा है कितना, 4 किलो जूल पर मोल, 4 किलो जूल पर मोल है, और खाली लिखना इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी तुम्हारा कितना दे रखा है, 788, और प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन निकालना है, तो इसको पढ़ के रखो, उधर ले जाओ और ले जाओ, और ये लोगे एंथैल्पी ऑफ लैटिस एंथैल्पी तुम्हारा रिक्वायर्ड होता है, और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारा पॉजिटिव में आ गया है, तो ये तुम्हारा जो हाइड्रेशन एनर्जी है तुम्हारा क्या करेगा, रिलीज करेगा। दिस वन इज रिक्वायर्ड, दिस वन इज रिलीज, हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज करता है, नेगेटिव में आएगा वैल्यू, तो तुम्हारा हाइड्रेशन एनर्जी तुम्हारा क्या आ गया बताओ, हाइड्रेशन एनर्जी ये उधर चला गया, तो ये 4 - 788, तो ये बहुत आसान से आ गया 784 किलो जूल। ये 7 माइनस में आना चाहिए, -784 -784 सी नंबर आंसर। बात समझ रहे हो? कितना आसान था क्वेश्चन, देख लो, ये कुछ नहीं किए, ये सॉल्यूशन है, एंथैल्पी लैटिस एनर्जी तुमको पता है, और हाइड्रेशन एनर्जी भी तुमको पता है, मतलब हाइड्रेशन एनर्जी तुमको निकालना है, फटाफट पुट किया और आंसर आ गया। अरे दे रखा है तुम्हारा, देखो ये लैटिस एंथैल्पी तुम्हारा इतना दे रखा है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इतना दे रखा है, हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी और तुम्हारा क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन 4 है, लैटिस एनर्जी तुम्हारा 788 है, तो हाइड्रेशन कितना होगा, माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। बात समझ रहे हो? जल्दी नोट कर लो, 2020 जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन। हो गया हो तो आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जल्दी। ये बहुत कॉमन सा सवाल 2020 जेई में पूछा गया, बहुत कॉमन सा सवाल। ये पूछता है फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस, आइडियल गैस है, आइडियल गैस बहुत सिंपल सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, कौन सा ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ज्यादा अच्छा है, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी दोनों,
एज डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। क्या ये दोनों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे, एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी तुम्हारा चेंज करेगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू 1। ये सही बात है, ये सही बात है। और भी देख लेते हैं क्या बोलता है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैसे स्टेट ऑफ मैटर में तुम लोग पढ़ोगे, लेकिन आइडियल गैस के लिए तुम्हारा क्या होता है, उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन ये बोलता है नॉट इक्वल टू 1। तो ये गलत बात बोल रहा है, इस वन इज गलत बात। ये सही बात था, ये गलत बात है। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R बिल्कुल सही होता है, ये भी होता है। du इज इक्वल टू Cv dt। अगर हम बात करें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वैल्यू, तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, तो ये बात सही है कि du इज इक्वल टू Cv और क्या हो गया dt, ये भी बात सही है। तो कुल मिलाकर 134 बात सही है, तो 134 बात सही है। डी नंबर आंसर होना चाहिए 134 बात, 134 बात। 13 नहीं होगा, 124 नहीं होगा, 14 नहीं होगा, 134 बात तो सही है। ठीक है, अरे ये बात नहीं समझ में आया। अरे Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ये तो थर्मोडायनेमिक्स रिलेशनशिप पढ़ा था ना। ठीक है, और ये तुम्हारा क्या हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी भी तो चर्चा की। चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, हीट तुम बढ़ा रहे हो और वॉल्यूम तुम्हारा कांस्टेंट है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज करेगा, चेंज ऑफ विद रिस्पेक्ट टू कोई भी प्रोसेस के लिए, कोई भी प्रोसेस हो। इंटरनल एनर्जी और हीट दोनों, ये इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दोनों तुम्हारा डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन ऑफ तुम्हारा इन हीट ऑफ रिएक्शन तुम देख भी किया, एंथैल्पी या फिर इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कुल मिलाकर ऐसे तो ये 134 तुम्हारा सही होगा। जल्दी फोटो छाप लो, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2020 में जेई में पूछा गया क्वेश्चन है, ये तुम्हारे काम का है, बहुत काम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो जल्द। ये भी एक बहुत कॉमन सवाल है, देखो 2015 नीट में पूछा गया है, बात को समझना, अच्छे से समझना। क्या बोलता था, हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन, कंबसन ऑफ कार्बन, जल जाना, बर्न, है ना, कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कंबसन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड इज, ये हीट रिलीज करता है कितना, -393.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, क्या बोलता है, द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ इतना ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन इज। अगर देखो समझो, यहां क्वेश्चन क्या बोला कि जो कार्बन है ना, कार्बन अगर ऑक्सीजन से जलता है पूरा कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितना हीट रिलीज कर रहा है तुम्हारा, हीट रिलीज कर रहा है कितना बताओ, -393.5 मोल, इतना हीट रिलीज कर रहा है। एक कार्बन, तो एक मोल ना बन रहा है, एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनने में इतना हीट रिलीज कर रहा है। तो हमको बोलता है कि इतना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में कितना हीट रिलीज करेगा। अरे बात समझ रहे हो, तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या हो गया, तो एक मोल का इसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर वेट करो, तो यहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा बताओ, तो ये तुम्हारा हो गया 12 प्लस 2 इंटू 16, टोटल 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। अरे एक मोल का मतलब क्या हुआ, उसका मोलर मास के बराबर ना होता है, एक मोल मतलब 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। अब तुम जानते हो कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कैसे 44 ग्राम लिखे पता नहीं चला। अरे देखो हम ये बता रहे कि कार्बन ऑक्सीजन से मिला, CO2 बना, एक मोल ना बना, एक मोल का मतलब उसको अगर ग्राम में चेंज करोगे तो उसका मोलर मास के बराबर होता है। तो मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, तो ये तुम्हारा कार्बन का कितना हो गया बताओ, 12 ग्राम पर मोल, और इन प्लस 2 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, इसको पूरे जोड़ो तो ये 44 आएगा। अरे देखना 12 और 16 2 जा 32, 2 2 4 और 3 और 1 4, तो 4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड हो गया एक मोल में, पर मोल, है ना, ग्राम पर मोल। 44 ग्राम पर मोल कार्बन डाइऑक्साइड, एक मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड होगा, तो एक मोल में 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये कितना हीट रिलीज कर रहा है बताओ, ये हीट रिलीज कर रहा है 193.5 किलो जूल। तो एक ग्राम में कितना करेगा बताओ, एक ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहेगा तो 193.5 और डिवाइडेड बाय 44, तो तुम्हारा कितना देगा बताओ, 35.2 ग्राम में क्या करेगा बताओ, तो 393.5 बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा 35.2। अगर इसको काटोगे तो देखो बढ़िया से काटो, यहां पॉइंट है ना, यहां पॉइंट,
तो ये 35 है या 44 है, तो ये 0 जाएगा, पॉइंट जाएगा, है ना। तो ये कितना हो गया 352, इसको काटोगे तो ये 8 4 जा 4, 8 4 जा 32 और 8 4 जा 32, 32 और 3 35, हाँ बिल्कुल कट गया। तो 0.8, अब 0.8 आ गया, 0.8 आ गया भाई, तो 8 से तुम मल्टीप्लाई करो अब इसको, तो यहां माइनस तो आएगा, रिलीज कर रहा है, दिख रहा है ना। हाँ, अब ये 8 5 जा, 8 5 जा कितना होगा 40, है ना। 2 डिजिट के बाद ये होगा 8 3 24, 8 3 24, ऐसे कर सकते हो। 8 3 24 तुम्हारा क्या हो गया, 24 का 4, नहीं 8 8 5 40, 40 का 0, 4 बच गया, 8 3 24, 24 और 4 28, 28 का 8। अब 2 अंक के बाद क्या हो जाएगा बताओ, पॉइंट हो जाएगा, है ना। 2 अंक के बाद पॉइंट हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा 9 8 72, 72 और तुम्हारा कितना हो गया था बताओ 2 73 74, 74 का 4, बाकी हाथ 7, है ना। और ये तुम्हारा 8 और 7, 8 या 24 और 7 कितना हो जाएगा 31, मतलब -315.8 कहां है भाई, माइनस में आना चाहिए, रिलीज कर रहा है, तो -314.8 कहां है, कहीं नहीं है, अरे भाई ये तो अच्छा अच्छा मतलब ये ग्राफ में ले लो ना, ये तुम्हारा डी नंबर देख लो, ये 15, अरे 14.8 है मतलब 15 का सकते हो ना, तो 15 हो गया, -315 किलो जूल पर मोल। समझ में आया बात, कुछ नहीं किए। अरे एक मोल में तुम्हारा 44 ग्राम होता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये बोल रहा है 35.2 ग्राम बनाने के लिए कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो वो एक मोल में तुम्हारा 393.5 ग्राम तुम्हारा 5 किलो जूल पर मोल तुम्हारा वो रिलीज कर रहा है ना। तो इतना ग्राम के लिए वैसे करता हूं, कार्य समझ में आ गया। चलो फिलहाल तो ये तुम्हारा हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जल्दी हो गया होगा तो आगे बढ़ जाएंगे। चलो ठीक है, नेक्स्ट 2013 में पूछा गया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन, क्या बोलता है 2013 नीट में पूछा गया है, बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन में क्या बोलता है H प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस 1 मोल H2O बना रहा है, इसका एंथैल्पी x1 है, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन। कार्बन डाइऑक्साइड H2 मिल गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और H2O बनाया, इसका एंथैल्पी x3 है, माइनस x3, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो गया H2 और हाफ O2, ये H2O बना रहा है 1 मोल H2O, इसका एंथैल्पी तुम्हारा क्या है माइनस x2 है किलो जूल पर मोल। ये तुम्हारा इथेन है, ये तुम्हारा O2 5/2 O2 कार्बन डाइऑक्साइड बना और ये तो क्या तुम्हारा बन गया बताओ H2O बन गया, ये तुम्हारा x4 है। तुमको बताना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2O का जो फॉर्मेशन है उसका एंथैल्पी बताना क्या होगा। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन H2O का होगा तो कहां से होना चाहिए, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसी का एलिमेंट से होना चाहिए। तो H2O इसमें भी बन रहा है, 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 सभी बन रहा है उसी का एलिमेंट से, उसी का एलिमेंट से मतलब ये तुम्हारा H प्लस OH माइनस उसी का एलिमेंट तो नहीं है, आयन है, तो ये तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। ये तो कहानी बोल है, ये भैया होगा नहीं। अगर यहां से देखो तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन और कार्बन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होना चाहिए, ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ये भी तुम्हारा नहीं होगा, ये तुम्हारा ऑक्सीजन और ये तुम्हारा हाइड्रोजन, यहां कार्बन नहीं ऑक्सीजन, सही तो कार्बन नहीं होना चाहिए ना, यहां तुम्हारा ये तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इससे H2 बन रहा है, बिल्कुल सही। तीसरा, तो इसका मतलब तीसरा में तुम्हारा एंथैल्पी क्या होगा x2, डी नंबर आंसर, डी नंबर आंसर, बात समझ में आया। अरे उसी का एलिमेंट, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही वाटर बनता है, ये हाइड्रोजन और तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड से थोड़ी वाटर बनता है, अगर बन रहा है तो ये तुम्हारा उसी का एलिमेंट से नहीं, फॉर्मेशन ऑफ तुम्हारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर तुम्हारा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहने का मतलब ये हो गया कि उसी का एलिमेंट से बनना चाहिए। बात समझ में आया। कुल मिलाकर ये हो गया तुम्हारा डी नंबर ऑप्शन, और इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, बना सकते हो क्वेश्चंस को, जल्दी फटाफट करो। ये तुम्हारा 10वां नंबर क्वेश्चंस आएगा अब, लास्ट क्वेश्चन आज का, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 15 क्वेश्चन और देखेंगे। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं आज, फिर हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो यहां क्या बोलता है, फॉर द रिएक्शन 2020 में पूछा गया है जी में, ए लिक्विड है, टू बी बन गया गैस, डेल यू मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज तुम्हारा दे रखा है 2.1
किलो कैलोरी। और डेल एच तुम्हारा दे रखा है, मतलब इंट्रोपी चेंज दे रखा है क्या, 20 किलो कैलोरी पर केल्विन एट 300 केल्विन टेम्परेचर दे दिया। हेंस ये तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी पूछ रहा है इन किलो कैलोरी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नहीं दे रखा, ये 1 डिजिट वाला क्वेश्चन है जो तुम्हारा डायरेक्टली पूछा जाता है ना जी मेंस में, 1 डिजिट क्वेश्चन। तो ऐसे देख लो तुम, ध्यान देना, बहुत बढ़िया से ध्यान देना। दिया क्या है यहां तुम देखो, यहां 1 मोल से 2 मोल बन गया, तो नंबर ऑफ मोल जो है गैस का वो क्या निकल गया ये बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ना, तो प्रोडक्ट गैस तुम्हारा 2 और रिएक्टेंट में 0। नहीं समझा, नहीं समझा। मोल ऑफ गैस, अगर मोल ऑफ तुम निकालो गैसियस सब्सटेंस, तो तुम्हारा प्रोडक्ट में कितना है 2 और रिएक्टेंट में 0। तो डेल एन जी तुम्हारा क्या जाएगा कि मोल ऑफ गैस तुम्हारा जो है, चेंज ऑफ मोल ऑफ गैस 2 माइनस 0 मतलब 2 मोल। अरे बस तो ठीक है। हम क्या करते हैं, अब एंथैल्पी निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं, एंथैल्पी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या है, वैसे तुम्हारा गिब्स फ्री एनर्जी चाहिए, गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू, तो एंथैल्पी पहले निकाल लो। एंथैल्पी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, बात को समझना, एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा डेल यू प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा डेल एन जी आर टी आर है, ये बात समझ रहे हो। डेल एच निकालोगे उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी आसानी से निकल जाएगा। गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू क्या रहता है, डेल एच माइनस टी डेल एस। ठीक है, तो टेम्परेचर पता है, डेल एच पता है, लेकिन डेल एच नहीं पता है, इसीलिए हम लोग डेल एच निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहां तुम्हारा क्या हो गया डेल यू, डेल यू तुम्हारा क्या दे रखा है बताओ, किलो कैलोरी में 2.1, तो यहाँ 2.1 पुट कर दो प्लस इसका वैल्यू कितना आ गया 2, और वैसे आर का वैल्यू कैलोरी में कितना होता है 2, और टेम्परेचर कितना दे रखा है 300। बस तो डेल एच का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा बताओ, तो यहां से 2.1 हो गया और 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो 12 हो जाएगा। अरे बात समझ रहे हो, अरे बात समझ में आ रहा होगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये हो गया। अब डेल एच का वैल्यू अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा 1202.1, यही होना चाहिए। तो ये तुम्हारा डेल एच का वैल्यू हो गया, किलो कैलोरी जो भी लिखोगे किलो कैलोरी। ठीक है, अब यहां से तुम्हारा डेल जी का वैल्यू वास्तव में निकालना था, तो डेल जी इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो 1202.8 माइनस टेम्परेचर कितना हो गया 300, और डेल एच तुम्हारा कितना रखा है 20 किलो कैलोरी, वो भी तुम्हारा नहीं कैलोरी में है, ओहो कैलोरी में है, ये तुम्हारा किलो, ये कैलोरी में, ये किलो कैलोरी में। तो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, बच्चा थोड़ा सा आ जाओ पीछे आ जाओ। ओहो फ्लो में तुम्हारा बहुत फ्लो हो गया, किलो कैलोरी, यही सब ध्यान देना ना तुमको एग्जाम में, एग्जाम में यही सब में गड़बड़ी होता है। ये तुम्हारा किलो कैलोरी दे रखा है और ये कैलोरी दे रखा है फ्लो में बहुत सारा फ्लो कर दो। तो ये तुम्हारा देखो यहाँ डेल जी का वैल्यू, यहां से समझो, ये तुम्हारा क्या है, ये डेल एच, डेल यू का वैल्यू तुम्हारा 2.1 है, लेकिन यहाँ किलो कैलोरी में है, तो किलो कैलोरी में बदलोगे तो 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 टू द पावर 3, अरे किलो से बदल दो ना कैलोरी में, और प्लस यहाँ 2 इंटू 2 और कैलोरी हो गया और 300 हो गया, समझ रहे हो। तो यहाँ डेल एच इज इक्वल टू ये 2, यहाँ पॉइंट हटेगा ये कटेगा, तो ये 1 और 0 0 हो गया, प्लस और 2 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये 1200 हो गया। तो डेल एच इज इक्वल टू तुम्हारा क्या हो गया बताओ 0 0 और ये 3 और ये 3, इतना किलो नहीं हुआ, सिर्फ कैलोरी हुआ। ठीक है, इतना कैलोरी तुम्हारा हो गया डेल एच। अब डेल जी निकालोगे तो तुम्हारा डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, डेल एच माइनस टी डेल एस, ये सब पढ़ चुके हो तुम। तो डेल जी इज इक्वल टू तुम्हारा डेल एच तुम्हारा क्या बताओ 3300 माइनस टेम्परेचर तुम्हारा कितना दे रखा है 300 केल्विन, डेल एच तुम्हारा कितना दे रखा है 20, यहां तुम्हारा क्या हो गया बताओ, ये हो गया 3300 माइनस 3 का 6 हो गया 1 2 3, समझ रहे हो। अच्छा ये नेगेटिव आ जाएगा ना, नेगेटिव आ जाएगा, और यहां तुम्हारा क्या हो जाएगा 0 0, अगर ये 10 में तो 9 हो जाएगा, 10 में 3 चल जाएगा तो 9 हो जाएगा, और यहां तुम्हारा क्या जुट गया बच गया थोड़ा सा बताओ, ये तुम्हारा हो गया 5 में 3 जाएगा 2 बच जाएगा 2, और 1 कैलोरी हो गया। तुमको क्वेश्चन पूछा किसमें, किलो कैलोरी में, तुम आंसर दो। तो किलो कैलोरी में तो 3 से 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर देना होगा 1000 से, तो यहां तुम्हारा क्या होगा 2, तो ये तुम्हारा क्या हो गया -2.9 किलो कैलोरी, समझ रहे हो बात।
बात समझ में आया? सो दिस इज द फैक्ट, दिस इज द आंसर, दिस इज द पैन। मजा आ रहा है ना? मजा आना चाहिए, ये चीज थोड़ा सा दिमाग में रख लो, जल्दी फोटो छाप लो। बहुत आसान सा क्वेश्चन 2020 में जेई मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग चर्चा करेंगे इसी पर कुछ नया टॉपिक, मतलब नया क्वेश्चंस, है ना। आज के लिए रोक देते हैं।